हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 15 की तरफ चलते हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम लोग मिस्टर मुराद से मिलना चाहते हैं। मिस आयशा, आप प्लीज़ बताएं कि डिनर के लिए किस दिन वो अवेलेबल होंगे। हालिब ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा था और आयशा ने माफ़ी मांग कर वो पुरस्कून हो गया था। जी, आप कल ही आ जाए, मैं पापा से बात कर लूँगी। वो तो आज आपसे मिलने की प्लानिंग किए हुए थे, मगर कल सफ़ी ने कहा कि आप आज लोग जा रहे हैं, इसलिए नहीं आ पाएंगे। मगर मैंने कुछ देर पहले मिस्टर आदिल अफंदी को डॉक्टर के क्लिनिक से निकलते हुए देखा तो समझ गई कि आप लोग अभी नहीं गए हैं। आयशा ने वजाहत देते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप आए हमारे करीब आने पर, यही हमारे लिए बहुत है। मगर आप ऐसे नहीं जा सकती, आप बैठें प्लीज़। हमारा रकीब बहुत ही ज़बरदस्त काफ़ी बनाता है, उसके हाथ की काफ़ी पीकर देखें, आप दाद दिए बिना नहीं रह पाएंगे। फ़हीम ने रकीम को देते हुए बतीसी की नुमाइश की थी, जबकि रकीम उसको घूरता हुआ किचन में चला गया। आदि वापस उसे लिविंग रूम में लेकर चला गया था। फ़हीम और हाली भी उसके साथ ही थे। आयशा अंदर जाकर सोफे पर बैठ गई थी। उसने बिल्कुल पास ही फ़हीम का आईपैड पड़ा हुआ था, जिस पर कुछ देर पहले फ़हीम के हाथ से गिरी हुई काफ़ी जमी हुई थी। आपका आईपैड खराब हो गया है, उसे क्लीन कर लें। कहते हुए आयशा ने फ़हीम का आईपैड उसके हाथ में थमाया। उसकी उंगलियां फ़हीम के हाथ से मिस हुई थी। उसके लम्स की खुशबू से फ़हीम सर पर था भीगने लगा था। उसने आंखें बंद करके मुस्कुराते अपने हाथ पर दूसरे हाथ को फेरना शुरू कर दिया था और फिर 2 मिनट लगे थे उसे बेहोश होने में। उससे पहले कि वो वापस अपनी थोड़ी देर पहले वाली कैफियत में चला जाता, आदि जो उस पर नजरें रखे हुए थे उसे जोर से फ़हीम को आवाज़ देकर मतवज्जो किया था। फ़हीम, वहां पर क्या कर रहा है, इधर आकर बैठना। देख मिस आयशा क्या बता रही हैं। आदि के इतने जोर से बोलने पर हालिब और आयशा ने चौंक कर आदि और फ़हीम को देखा था। हालिब तो जैसे मसा समझ गया था, मगर आयशा होश नासमझी से उन दोनों को देख रहे थे। वो तो शुक्र हुआ कि रकीम इस वक्त काफ़ी और चीज़ सैंडविच के साथ पिज़्ज़ा लेकर चलाया था और आयशा उसकी तरफ मतवज्जो हो गई थी। मिस आयशा, ये सैंडविचेस फ़हीम ने अभी कुछ देर पहले ही बनाए हैं, आप खाकर बताएं कैसे बने हैं। रकीम ने फ़हीम से अच्छा बदला लिया था, क्योंकि सैंडविचेस वाकई फ़हीम ने बनाए थे, मगर उसमें हालिब ने कंग फू पांडा ने फ़हीम की आंख बचाते काली की जगह लाल मिर्च मिक्स कर दी थी। नहीं नहीं प्लीज़ आयशा, आप ये नहीं खाएंगी, ये सही नहीं बने हैं। आप ये पिज़्ज़ा ट्राई करें ना, बहुत ही जमी है, अभी कुछ देर पहले ही हमने ऑर्डर किया है। फ़हीम ने घबरा कर कहते हुए आगे से सैंडविच की प्लेट उठाई और आयशा ने हैरत से उसका चेहरा देखा। उसके हैरान तासरा देख कर फ़हीम शर्मिंदा सा हो गया था। नहीं, मैं सवाई काफ़ी के कुछ नहीं लूँगी, प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो, मुझे घर जाकर डिनर करना है। पापा, हम लोग के बगैर खाना नहीं खाते, आयशा ने मुतानत से जवाब दिया। अरे नहीं प्लीज़, ऐसे कैसे, आप प्लीज़ कुछ तो लीजिए ना। रकीम ने पिज़्ज़े का एक पीस उसकी प्लेट में डालते हुए कहा। हालिब और आदि खामोशी से उसके सामने वाले सोफे पर बैठे थे। मिस आयशा, क्या सुबह आप मिस सफीन को रेल ट्रेल गार्डन में ला सकती हैं? उन्होंने कहा था कि वो रोज़ वहाँ पर आती हैं, मगर आज हमने काफ़ी देर उनका इंतज़ार किया पर वो नहीं आई। हालिब ने संजीदगी से आयशा का चेहरा देखते हुए कहा। आयशा ने खामोशी से उसकी गहरी खूबसूरत ब्राउन आंखों में देखा, जिसमें इस वक्त अजीब सी बेचैनी बसी हुई थी। वो रोज़ वहाँ पर साइकिलिंग के लिए जाती है, मगर कल शाम जब से यहाँ से गई है कमरे में बंद है। आयशा ने हालिब का उदास चेहरा देखते हुए कहा, आप प्लीज़ उन्हें कल लेकर आए, मुझे उनसे एक्सक्यूज़ करना है। हालिब ने गर्दन झुकाते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं है मिस्टर शाह, आप इतनी टेंशन ना लें, जब आप घर आएंगे ना तो एक्सक्यूज कर लीजिएगा। आयशा ने काफी का सिप लेते हुए कहा, नहीं मिस आयशा, मैं उससे पहले इस गिल्ड से निकलना चाहता हूँ, प्लीज आप इतना सा फेवर कीजिए मुझे। हाल आयशा से रिक्वेस्ट करने वाले अंदाज में बोला, आयशा जी, हम तो कहते हैं आप मेहरोसा जी और सनम जी को भी कल रेल ट्रेल गार्डन लेकर आए, सब मिलकर पिकनिक करेंगे। रकीम ने जोर से चाहते हुए कहा था और आदि ने बगौर उसका एक्साइटेड अंदाज मुलाहजा किया था और हाथ दबा कर उसको वापस अपनी जगह पर बिठाया। बेटा, इतना जज्बाती नहीं होते, भारी पड़ जाता है अक्सर, वापस बैठ जा। रकीम खामोश होकर बैठ गया था। देखिए, मेहरोसा और सनम का तो आना पॉसिबल नहीं है, वो दोनों नींद की बेहद शौकीन है, उन्हें उठाना कम से कम मेरे बस की बात नहीं है। और कल वैसे भी वीकेंड है तो हफ्ते भर की नींद कल पूरी कर दी है। हाँ, मगर सफीन को मैं ला सकती हूँ। आशा ने रकीम को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा और रकीम और आदि उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए थे। और रकीम के तस्वीर में उसके सिंड्रेला स्लीपिंग ब्यूटी बनी हुई उसके सामने बैठकर अपने लंबे घने खूबसूरत बालों को फैलाए हुए लेटे थे। वाओ! रकीम ने बेसाता इस हयात में हकीकत में बदलने की दुआ की थी, जबकि आदि भी छोटी जल परी के तस्वर में खो गया था। आयशा इन लोगों के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करके अब उनको जाने को खड़ी हुई थी कि पापा की कॉल्स आना शुरू हो गई थी। ज्यादा वक्त उससे इन तीनों से ही बातें की थी। फहीम को हर 2 मिनट बाद उसे देखकर कोमे में जा रहा था। उसे अब तक सामने बैठी हुई बोलती हुई आयशा अपना बेहद ही लग रही थी। वो ट्रांस की कैफियत में चलता हुआ हर थोड़ी देर बाद गैर महसूस अंदाज में उसके पीछे जाकर खड़ा होता, कभी उसके खुले बालों को पीछे से पकड़कर नाक के पास ले जाकर सूंघता,
तो कभी उसके गले में पड़े हुए वोलन मफलर को जो उसके गर्दन के दाएं साइड नीचे की तरफ लटक रहा था। आयशा कदर तरीची होकर बैठी हुई थी। उसका रुख सामने सोफे पर बैठे आदि और रकीम और हालिब की तरफ था, जबकि फहीम उसके दाएं साइड वाले सोफे पर बैठा हुआ था। उसे एक पल को भी करार नहीं मिल रहा था। वो हर थोड़ी देर बाद आयशा के पीछे जगह खड़ा होता। आयशा काफी मगन अंदाज में इन तीनों से बातें करती। उसका ध्यान फहीम की तरफ नहीं था। वो तीनों आयशा से बातें करने के साथ फहीम के इन ओछे कारनामों को भी दांत पीसते हुए देख रहे थे। फहीम जब आयशा के पीछे जाकर उसके बाल छूता तो आदि और रकीम की सांस रुक रुक जाती कि अब भी ये पकड़ा जाएगा। हालिब भी आंखों ही आंखों में उसे बात रहने की धमकी देता, मगर उसका ध्यान इन लोगों की तरफ होता तो तब ना, जब उसकी तरफ देखता। वो तो मगन अंदाज में मुस्कुराता हुआ आंखें बंद की अपनी आयशा को महसूस करता। काफी देर बाद आयशा के मोबाइल की ट्यून बजी तो वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसके मफलर को हाथ में थामे फहीम आंखें बांध के नीचे बैठा हुआ था। आयशा ने उठते ही जैसे मफलर पर खिंचाव पड़ा, मफलर खींचता हुआ फहीम के हाथ में आ गया और आयशा ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, जहाँ पर फहीम आंखें बांध के भी इसका मफलर हाथ में लिए नीचे जमीन पर बैठा था। आयशा ने हैरत से दोबारा फहीम की बोंगी हरकतों को देखा। उसके साथ मसला, इनके साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? आप प्लीज उन्हें किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहे। आयशा ने फिक्रमंदी से फहीम को देखते हुए कहा, जबकि हालिब का इरादा अच्छी तरह से आज उसका इलाज करने का था। रकीम ने मफलर सूंघते हुए फहीम को जोर से आवाज दी, फहीम मेरे बच्चे, चल तुझे डॉक्टर को दिखा कर लाती है। शायद तेज बहार तेरे दिमाग में चढ़ गया, इसलिए तुझे थोड़े दौड़े पड़े हैं। रकीम ने पास जाकर फहीम को बाल से पकड़कर उठाया था और फहीम ने पट से आंखें खोलकर देखा, सामने वो सब आयशा समेत उसको देख रहे थे, जबकि रकीम उसका बाजू पकड़े हुआ था। फहीम घबरा कर खड़ा हुआ था। जल्दी से हाथ में थामा मफलर आयशा की तरफ बढ़ाया। मिस आयशा, ये उधर टेबल के कोने में अटक गया था, मैं उसको निकाल रहा था। उसने जल्दी से वजाहत देते हुए कहा, कोई बात नहीं मिस्टर फहीम। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें दिन में कितनी बार ऐसे दौरे पड़ते हैं? उसने अपने दाएं तरफ खड़े हुए आदि से सरगोशी में पूछा, जो अभी भी पीछे से उसके पास आकर खड़ा हुआ था। ज्यादा नहीं, बस कभी कभी महीने में एक आध बार हल्के हल्के से झटके लगते हैं। आदि ने भी सरगोशी में जवाब दिया था और हालिब पास खड़े होने की वजह से इन दोनों की आवाज बआसानी सुन रहा था। रकीम को भी इन दोनों के सरगोशियों का मफहूम पता था, मगर बेचारा फहीम नासमझी से इन लोगों को देख रहा था। ओ सैड, कोई नहीं, देखकर ऐसा सोच भी नहीं सकता कि ये मेंटली अनेबल है, मगर है, अल्लाह बेहतर करेगा। आयशा को वाकई फहीम की हालत देखकर अफसोस हुआ था। चले मैं चलती हूँ, अब सुबह मुलाकात होगी मिस्टर हालिब, सी यू। आयशा ने बार बार इन तीनों से खुदाहाफिज कहा और फिर एक दुख पड़ी हुई फहीम पर नजर डाली। अफसोस से सर हिलाकर उसे अल्लाह हाफिज कहती हुई उसके सर से निकलती चली गई और फहीम ने नासमझी से मुड़कर आयशा को देखा और पलट कर दोबारा इन तीनों को देखा, जहाँ पर हालिब ने आदि और रकीम तीनों से गुस्से से घूर रहे थे। चलो पहले इस पागल का इलाज करें। हालिब की बात सुनते हुए तीनों अपना कुछ देर पहले का वादा तोड़कर अटैक चलाते हुए फहीम की तरफ दौड़े थे। कमरे में इस वक्त इतनी खामोशी थी कि वो लोग अपनी सांसों की आवाज भी बआसानी सुन सकते थे। वो तीनों लबसीए खामोश बैठे अपनी अपनी सोचों में गुम थे। तुम दोनों को क्या लगता है हम लोगों ने उनकी बेइज्जती करके उनको इतना कुछ सुनाकर सही किया, जबकि उनसे बिछड़ कर वो किस तरह से जी रहा है यह हम अच्छी तरह जानते हैं। वो मर मर कर जीने की कोशिश कर रहा है, क्या हमें एक बार उनकी बात नहीं सुननी चाहिए थी? हो सकता है वो वाकई बेकसूर हो। इन तीनों में से एक डार्क ब्राउन आंखों को इन दोनों पर टकाते हुए बोला। वो तीनों माही के बहनोई थे और ये बात बोलने वाला वही था जिसने माही की कॉल सबसे पहले रिसीव किए थे। उनका कसूर हो ना हो, मगर आज का सबसे बड़ा सच यही है कि वो अपने ऊपर होल चढ़ा कर सही, मगर दोबारा से बड़ी मुश्किल से नॉर्मल हुआ है। ऐसे में उनका जिक्र ही उससे दोबारा बेखेर कर रख देगा और मैं उसको दोबारा से इस हाल में नहीं देखना चाहता। आपके डार्क ग्रे आंखों वाले माही का वो बहनोई बोला जो सबसे आहट में कॉल पर आया था। वो सब तो ठीक है, मगर क्या तुम लोग नहीं चाहते कि वो दोबारा से अपने पूरे दिल से जिंदगी गुजारे? उसकी जिंदगी उनके बिना अधूरी है। तुम लोग समझो, अगर उनकी बात एक बार पूरी सुन ली जाए तो क्या बुराई है? पहले वाला अभी अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ था। नहीं, तुम अभी इस मसले को ना ही छेड़ो तो अच्छा है। अगर हम तुम्हारे मुताबिक उनकी बात सुन भी लें तब भी उनके लिए फौरी तौर पर कुछ नहीं कर पाएंगे। घर में उनसे रिलेटेड कोई भी बात हम नहीं कर सकते। मत भूले कि उनकी बहनें भी यही होती हैं। इन लोगों को उनसे जुड़ी हुई किसी बात की बनक मिल गई ना तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। बहुत मुश्किल से जिस तूफान को हमने दबाया है ना, कहीं वो दोबारा ना उठ खड़ा हो और फिर वो अभी तक संभला नहीं है। इसलिए इस बात को अभी यहीं पर खत्म कर दो। बस यही दुआ करो कि आगे जो होगा अच्छा हो। बेशक अल्लाह बेहतर करने वाला है। आपके बाद इन दोनों की बातें सुनता माही का दूसरे नंबर वाला बहनोई बोला, तुम लोगों को नहीं लगता कि आज हमने अपनी मासूम बीवियों के साथ काफी ज्यादती कर दिया? हमें पता है
ان کو روکنے کے لیے صحیح کہا، مگر کیسے؟ ہم نے تو وہ سب ان لوگوں کے لیے کہا۔ پہلا بہنوئی افسوس سے سہلاتا ہوا بولا، تم لوگوں کو نہیں لگتا کہ آج ہم نے اپنی معصوم بیویوں کے ساتھ کافی زیادہ زیادتی کر دی ہے؟ ہمیں پتہ ہے ان کو روکنے کے لیے صحیح، مگر کیسے؟ ہم نے وہ سب ان لوگوں کے لیے کہا۔ پہلا بہنوئی افسوس سے سہلاتا ہوا بولا، میں نے کس دل سے وہ لفظ ادا کی ہے میں جانتا ہوں، یا میرا رب اس سے الگ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اس کو خود پر حرام کرنے کی بات کر رہا تھا، اس کو اذیت دینے کا کہہ رہا تھا، اس کو زندگی بھر نہ دیکھنے کی قسم کھا رہا تھا، اور سامنے کھڑا عشق مجھ پر ہنس رہا تھا، میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ یہ سب کرنا ہے تو بتاؤ، بعد میں ان آتی جاتی سانسوں کا کیا کرو گے؟ اس کھوکھلے بے جان جسم کا کیا کرو گے جس کی روح کو تم خود اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر نکال چکے ہوگے؟ کیا اذیت کے ان لمحوں کو برداشت کر پاؤ گے جب اپنے ہاتھوں سے خود کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ پہلا بہنوئی عجیب دیوانگی کے عالم میں ہنستا ہوا بولا، وہ بھی باقیوں کی طرح اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا، بلکہ اس کا دیوانہ تھا۔ میں نے ان کے کیے کی سزا اپنی زندگی کو دینے کی کہا۔ خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا دن آئے جب میں اس حد تک مجبور ہو جاؤں کہ ان کی وجہ سے مجھے اسے دکھ دینا پڑے، مگر ایسا کبھی ہو گیا تو میں دعا کروں گا کہ اسی دن اللہ مجھے بے نائی سے محروم کر دے، کیونکہ اسے تکلیف دے کر دیکھنا کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ دوسرا بہنوئی گہرے کرب سے بولا تھا، بس بس بہت ہوا، اب خاموش ہو جاؤ، کیوں بدفعل منہ سے نکال رہے ہو؟ کوئی کسی کی سزا کسی کو نہیں دے گا، یہ سب تب ہوگا جب ان کا یہاں اپنی کسی بہن سے رابطہ ہوگا۔ آج ہم نے دل پر پتھر رکھ کر ان سے جو باتیں کی ہیں نا، یہ سب کرنا ضروری تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے ارادوں سے باز نہ آتی۔ افسوس مجھے بھی ہے اس بات کا کہ میں نے ان سب میں اپنی بیوی اور دونوں بابیوں کو شامل کیا، اور ان کو بھی کہا کہ ان کی کمزوریاں ہمارے پاس ہیں، مگر سب کے بعد وہ اچھی طرح جان چکی ہوں گی کہ یہاں آپ کوئی بھی ان سے کسی قسم کا بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ ہماری باتیں سن کر ان کے فرشتے بھی 100 بار توبہ کر چکے ہوں گے، وہ بھول سے بھی یہاں کسی کو بھی ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ اس لیے پلیز اس گلٹ کو ختم کرو، اور چلو کافی دیر ہو گیا یہاں پر بیٹھے ہوئے، وہ لوگ انتظار کر رہی ہوں گے ہمارا۔ وہ تو شکر ہے کہ کوئی بھی اپنے ساتھ فون نہیں لایا تھا، ورنہ اب تک درجنوں کالز آ چکی ہوتی۔ تیسرا بہنوئی بشاشت سے بولتا ہوا باقی دونوں کو لیے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ دونوں ابھی ہونس اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ آج کی صبح بھی ہیملٹن کی دوسری سرد صبح جیسی ہی تھی۔ لیٹ ٹریٹ گارڈن میں اس وقت برف باری کی وجہ سے ہر طرف برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ چاروں موٹے موٹے ٹریک سوٹس پہنے ہوئے جاگنگ ٹریک پر دھیرے دھیرے جاگنگ کر رہے تھے۔ صبح کے 9 بجے برف باری کا زور کافی حد تک ٹوٹ چکا تھا، اب معمولی سے برف ہلکی پھوپھاڑ سے صورت میں برس رہے تھے۔ یار حالب، یہ لوگ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ مجھے تو اب اور انتظار نہیں ہو رہا، چل مراد ولا چلتے ہیں، وہیں پر مل لیں گے ایک ساتھ سب سے۔ کیا کہتے ہو تم لوگ؟ فہیم نے بے صبری سے بولتے ہوئے رکیم اور عادی سے پوچھا۔ شٹ اپ فہیم، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، جب آشا نے کہا ہے کہ وہ صفین کو لے کر آئیں گی تو ہمیں ان کا یہیں پر انتظار کرنا چاہیے۔ حالب نے فہیم کو ڈرتے ہوئے کہا۔ عادی اور رکیب جو کو فہیم سے ایگری کرنے لگے تھے، حالب کی بات سن کر دل محسوس کرایا گیا تھا۔ عائشہ اور صفین تو آ رہی تھی، مگر مہروزہ اور ثنا سے ملنے کا کوئی بھی سین نہیں تھا۔ ابھی وہ لوگ تھوڑا آگے بڑھے ہی تھے کہ سامنے کچھ لوگوں کی بھیڑ نظر آنے لگی، اور ساتھ ساتھ کچھ لڑکیوں کے تیز تیز بولنے کی آوازیں بھی۔ وہ چاروں جلدی جلدی بھیڑ کی طرف جانے لگے تھے کہ سب سے آگے چلتے رکیم کی نظر ہراساں سی کھڑی ہوئی صنم پر پڑی، جو سہمی ہوئی نظروں سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ صنم! رکیم بڑبڑاتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھا گا، اور اس کے پیچھے پیچھے فہیم، عادی اور حالب بھی دوڑے، وہ بھی صنم کو دیکھ چکے تھے۔ لوگوں کو ایک طرف کرتے ہوئے رکیم نے صنم کے پاس پہنچا نہ ہی چاہتا تھا کہ آشا کے تیز اب اس نے بے ساتھ نیچے کی طرف دیکھا، جہاں پر ایک درمیانی عمر کا مقامی مرد زمین پر پڑا ہوا تھا، اور عائشہ ایک پیر مضبوطی سے زمین پر رکھے ہوئے اور دوسرے پیر کا گھٹنا اس کے سینے پر جمائے ہوئے بیٹھی تھی، جبکہ صفین نے اس آدمی کے بعد دونوں ہاتھوں میں دبوچ رکھے تھے۔ اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکیوں کو ہراساں کرتا ہے، آج میں تجھے اس لائق بھی نہیں چھوڑوں گی کہ تو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ عائشہ نے غصے سے انگلش میں کہتے ہوئے ایک زوردار کا پنچ اس آدمی کے منہ پر مارا، تو وہ ایک تیز کرار کے ساتھ چلاتا ہوا اسے معافی مانگنے لگا۔ اس آدمی کے سر پر سوار صفین نے اس کے بال کو ایک زوردار جھٹکا دے کر اس کا رخ صنم کی طرف کیا۔ معافی ہم سے نہیں، ہماری بہن سے مانگ، کیا سوچ کر تم نے اسے چیپ باتیں کی؟ مانگو معافی جلدی سے، صفین نے چلا کر کہتے ہوئے اس آدمی کے بالوں کو دوبارہ سے ایک زوردار جھٹکا دیا تھا۔ وہ درد سے تڑپتا ہوا صنم کو دیکھ کر گر گرانے لگا۔ حالب، عادی اور فہیم ساکت سے کھڑے ان دونوں کو جرحانہ انداز دیکھ رہے تھے، اور رکیم سامنے کھڑی ڈر سے کانپتی ہوئی صنم کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ صنم جی، کیا ہوا؟ آپ اس طرح کیوں کھڑی ہیں؟ کیا ہوا؟ یہ عائشہ اور صفین اس آدمی کو کیوں ماری ہیں؟ کیا اس نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ رکیم نے حیرت سے پوچھا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، صنم نے اس کے سوالوں کے جواب میں نہایت بے چارگی سے کہا تھا، جس پر رکیم
जी भरकर हैरान हुआ था। रिलैक्स, आप डरे नहीं, कुछ नहीं हुआ, यहाँ बैठे प्लीज। रकीम ने कांपती हुई सनम को ले जाकर पास पड़े हुए बेंच पर बिठा दिया था और खुद आगे बढ़कर सामने इस आदमी को बेदर्दी से मारती हुई आयशा सफीन को देखने लगा। फिर गर्दन मोड़कर कुछ दूर बेंच पर बैठी सना को देखकर सिचुएशन समझने की कोशिश करने लगा। तभी मेहरोसा हाथ में पानी की बोतल लिए हुए एक गोरे लड़के के साथ भागते हुए आई और सनम को पानी पिलाने लगे थे। वो गोरा लड़का झुककर सनम के कान में कुछ कह रहा था, जिस पर सनम ने जोर जोर से इस बात में सर हिलाया था और रकीम उसके रवैये पर मजीद उलझ गया था। मेहरोसा ने जल्दबाजी में रकीम को अब तक नहीं देखा था। उसे छोड़ दो अब आयशा, वो माफी मांग तो रहा है, प्लीज खत्म करो अब, क्यों तमाशा लगा रही हो? अगर पुलिस आ गई ना तो पापा तक बात पहुंच जाएगी, प्लीज चलो यहाँ से। मेहरोसा पानी की बोतल सनम को थमाकर जल्दी से आगे आई थी और उस आदमी को मारती हुई आयशा का हाथ पकड़कर उर्दू में बोलती, नहीं मेरो, तुम हट जाओ यहाँ से, उसने मेरी बहन से बदतमीजी की है, कैसे? आज उसको मैं अच्छी तरह सबक सिखा कर जाऊंगी ताकि आगे से किसी दूसरी लड़की के साथ छोटी हरकतें करने से पहले ये 100 बार सोचे। आयशा ने मेहरोसा का हाथ झटकते हुए एक जोरदार थप्पड़ उस आदमी के मुंह पर मारा था, जबकि सफीन ने खड़े होते हुए एक किक उसके सीधे कंधे पर मारती। मेहरोसा बेबसी से इन तीनों को देखने लगी थी। आयशा और सफीन ने अब तक इन चारों को नहीं देखा था। मेहरोसा अपनी जिद्दी बहनों को देखती। जैसे ही वापस मुड़ी, उसकी नजर सनम से जरा दूर खड़े हुए रकीम पर पड़ी, जो बेबसी से रोती हुई सनम को देख रहा था। वो बारहा पूछ चुका था कि माजरा क्या है, मगर सनम रकीम को कुछ बताने को तैयार न हुई थी और अब खामोशी से आंसू बहाकर रकीम के सब्र को आजमा रही थी। उसके बाद मेहरोसा ने बारी बार इन तीनों को भी देख लिया था। फिर मदद तलब नजर से इन चारों को देखती हुई वो दौड़कर सबसे पहले आदि के पास पहुंचे थे। मिस्टर आदर, थैंक्स गार्ड, आप यहाँ पर मिल गए हैं। प्लीज आप लोग इन दोनों को रोकिए ना, वो मेरी बात नहीं सुन रही, उन्हें रोकिए ना, नहीं तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, प्लीज। मेहरोसा ने आदि से रिक्वेस्ट करते हुए कहा था और आदि ने एक नजर बुखलाई हुई मेहरोसा पर डालकर हालिब और फहम को इशारा किया और फिर तीनों तेजी से आगे बढ़ गए। सफीन प्लीज उसे छोड़ दीजिए, बस बहुत हो गया, क्यों यहाँ पर अपना और सबका तमाशा बना रही है? सफीन जो इस आदमी को मारने के लिए हाथ उठा ही रही थी, हालिब ने उसके बढ़ते हुए हाथ को तेजी से थाम कर संजीदा आवाज में कहा और सफीन ने झटके से गर्दन मोड़कर हालिब को देखा और साकत हो गई। हालिब को देखा वो हमेशा की तरह सब कुछ फरमोश कर टक्कर टक्कर हालत से संजीदा चेहरे को देखने लगे थे, जो चेहरे पर स्पाट तासत ली आशा को देख रहा था। फहीम आशा से मिन्नत समाज करके इस आदमी को चुरा चुका था। वो आदमी आशा की गिरफ्त से निकलते ही गिरता पड़ता तेजी से भागा था। इन लोगों की भीड़ भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, क्योंकि तमाशा अब बंद हो चुका था। मेहरोसा ने सुकून का सांस लेकर अपने पास खड़े आदि को देखा था, जो इत्मीनान से करा सारी कार्रवाई मुलाजा कर रहा था। सामने एक बेंच पर सनम बैठी हुई थी। उससे कुछ दूर वो अंग्रेज लड़का बैठा एक साइकिल के टायर चेक कर रहा था। सनम के दूसरी तरफ रकीम एक दरख्त के तने से लगा हुआ खड़ा था। वो सर झुका भी अपने जूते की नोक धीरे धीरे जमीन पर मार रहा था। उससे कुछ दूर आयशा रिलैक्स ही दोनों हाथ अपने सीने में बांधे हुए खड़ी थी। फहीम की बात सुन रही थी, जो कि लज्जाजत से उससे कुछ कह रहा था और आदि से कुछ दूर बाएं तरफ हालिब खड़ा था, जिसे पास खड़ी हुई सफीन टिकटक की बांधे देख रही थी। हलाफे तब्बा हालिब सफीन को टोके बिना खामोशी से फहीम और आयशा को देख रहा था। चले मेहरोसा जी, जरा सबकी हैर हरियत ली जाए, बाद में आपके मसाब भी पूछते हैं। आदि ने शरारत से मेहरोसा को देखा, जो धीरे से मुस्कुराती हुई उनके साथ चल पड़ती। सबसे पहले वो हालिब और सफीन के पास पहुंचे। हालिब ने उन्हें आता देखकर सफीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, उनको होश में लाना अकेले मेरे बस की बात नहीं है, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए होगी ताकि उनका मसला हल हो। हालिब ने संजीदगी से कहा और सफीन को फिर से बेहोश होता हुआ देखकर उसका दिल शरारत पर उतर आया था, लेकिन उसने डबर का दिल को खामोश करवा दिया था। दिल की वो जरा कम ही सुनता था। फिर उसने कनकियों से दोबारा सफीन को देखा था, जो अब तक उस पर निगाहें जमाए वैसे ही करते। सड़कों पर मार डालकर लोगों को मतवज्जो करके न जाने क्या साबित करना चाहती है मोहतरमा। आशा को इस तरह सरेआम एक बंदे को मारता हुआ देखकर हालिब का हलक तक कड़वा हो गया था। मेहरोसा बाजार मुस्कुराते हुए मगर दिल ही दिल में शर्मिंदा होती सफीन के पास आई थी। सफीन सफीन चलो वहां पर, सनम अकेली बैठी है, क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ, हर बार तुम मिस्टर हालिब को देखकर कोमे में क्यों चली जाती हो? होश में आओ, वरना मम्मा को कॉल करके बुला लूंगी यहाँ। मेहरोसा ने तकरीबन सफी के कान में घुसकर सरगोश में कहा था। ये और बात के उसकी आवाज इन दोनों को साफ सुनाई दे रही थी। उसकी मासूम धमकी का फौरन सफीन पर असर हुआ। हाँ क्या हुआ? सफीन ने घबराते हुए आदि और हालिब को देखकर मेहरोसा से पूछा। कुछ नहीं हुआ, चलो सनम के पास चले। मेहरोसा ने दांत पीसते हुए कहा। उसका हाथ हमें आगे चल दी। हालिब और आदि भी दूर खड़े फहीम को आवाज देते हुए सफीन मेहरोसा के पास पीछे चल दिए थे। सनम अभी सर झुकाए मजलूमों की तरह खामोश बैठी थी। पास करा रकीम गाह है बेगा एक नजर उस पर डाल रहा था। सनम क्या हुआ है, ऐसे क्यों बैठी हो? इस एंड्रयू के बच्चे ने ज्यादा जोर से मारा है क्या? उसको तो मैं देख लूंगी।
सफ़ीन बोलते हुए एंड्रयू की तरफ बढ़ी, जो कि नासमझी से गुस्से में बड़ी हुई सफ़ीन को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था। सफ़ीन ने पूरी बात उर्दू में बोली थी, इसलिए एंड्रयू समझ नहीं पाया था। तुमने आंखों की जगह बटन फिट किए हुए हैं, जो तुम्हें सामने से आती हुई सफ़ीन नजर नहीं आई। पहले ही चश्मे लगे हुए हैं, अब क्या माइक्रोस्कोप लगवा दें तुम्हारी आंखों पर, जिससे तुम्हें सब साफ साफ नजर आए। नबीना कहेंगे, कितनी जोर से साइकिल मारी है तुमने सनम को। उसकी बार सफ़ीन इंग्लिश में बोलती। उसके बाद सुनकर एंड्रयू शर्मिंदगी से गर्दन झुकाकर आ गया था, जबकि सफ़ीन की बात सुनकर रकीब ने बेचैन होकर सनम के पास आया था। आपको साइकिल लग गया क्या, कहीं चोट तो नहीं आई? रहीम ने सनम के पास पंजों के बल बैठते बेताबी से पूछा था, और सनम का सर से पैर तक जायजा लेता उसकी नादीदा चोट तलाश करने लगा था। मेहरोसा और सफ़ीन के साथ सनम ने भी चौंक कर रकीम के परेशान चेहरे को देखा था और धीरे से नफी में सर हिलाया था। आई एम फाइन मिस्टर शाह, मुझे चोट नहीं लगी, सनम ने धीरे से कहते हुए दोबारा नजरें झुकाई थी, और रकीम ने उसकी सुर पड़ती हुई नशीली आंखों को देखकर बेइख्तियार होते हुए दिल को रपटा था। अपनी बेसाता हरकत पर हजल होता वो दोबारा जाकर पेड़ से टेक लगाकर खड़ा हो गया था। आदि ने मुस्कुराकर हालिब को देखा था। लगता है इस पार्क में साइकिल से टक्कर मार कर गिराने का रिवाज है, आदि ने हालिब के कान में कहा था। हालिब ने संजीदा नजर से दोबारा सफ़ीन को देखा था, जो कि एंड्रयू की फिर से ग्लास लगाने के मूड में थी, जो कि चोरी चोरी उचटती हुई नजर अपने पीछे खड़े हालिब पर भी डाल रहे थे। आयशा और फहीम अभी भी वहीं पर आए थे और अब वो भी सफ़ीन की तरफ मतवज्जो हो चुके थे।